अपने तरीके से जब अपने देश को हम लोग गवर्न करेंगे तो बीच में हमारा किंग क्यों आएगा? किंग को साइड कीजिए आप, काम किंग को वहां से साइड करो, काम खत्म। देश और देश के नागरिक अपने देश को तरीके से चलाएंगे, काम खत्म। अरे रिपब्लिकन सिस्टम को लाने की बात की गई थी। तो मैंने बोला कि द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस कॉल्ड देयर नेशन एज ला पाट्री। ला पाट्री मींस फादरलैंड, उन लोगों ने अपने देश को बोला, और अपने आप को ले सिटियो मतलब कि नागरिक बोला, वहां का उस देश का नागरिक बोला, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था आपको कि फ्रेंच जो था, जो अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते थे, लेकिन इन लोगों ने फ्रेंच को क्या कर दिया, वहां का कॉमन लैंग्वेज बना दिया। ये भी आपको बताया गया था, ध्यान देना, जहां पे दिक्कत होगी आप लोग डिस्कस करवाएंगे। फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज हम लोगों ने बना दिया था। इसके बाद मैंने बोला था कि जो सारे के सारे पावर, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, थ्राइस पावर्स वर जस्ट इन द हैंड ऑफ क्या थे, किंग। जो तीनों के तीनों पावर राजा के हाथ में थे। लेजिस्लेटर तो जानते हो ना, रूल्स बनाना, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी मतलब जो जस्टिस और इनजस्टिस आपको प्रोवाइड करेगा। तो तीनों का तीनों पावर राजा के हाथ में था। तो उन लोगों ने क्या किया कि किंग के हाथ से पावर लेके सेंटर लेवल पे सेंट्रलाइज किया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसकी पावर, जो पावर्स थे, पावर वाज टेकन फ्रॉम किंग, राजा से पावर ले लिया गया, एंड सेट अप एट कहां पे, सेंटर लेवल पे उसको सेटअप किया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद मैंने आपको बोला था यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, मतलब सबको एक जैसा अधिकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। डन। मैंने बोला था ट्रेड यूनियन को रिमूव कर, ट्रेड यूनियन जो था आपका, ट्रेड यूनियन को फ्री कर दिया गया। तो मैंने बोला ये सारे के सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे। ये सारे स्टेप्स लेने का मेन रीजन क्या था, मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था कि फ्रांस को यूनाइट करो। फ्रांस में आपने देखा कि 90% मतलब 90% पीपल ऑफ फ्रांस बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करते थे, आपके थर्ड स्टेट से। तो 90% लोग अगर यूनाइट हो जाएंगे तो देश का जो सिस्टम है उसको हम लोग पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मेजोरिटी गवर्न, प्लीज साइड सर, हेलो प्लीज साइड, ओके। तो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी आपका दूसरा टॉपिक है, ठीक है। ये सेकंड टॉपिक आपका एनसीईआरटी बुक का, ये तुम्हारा सेकंड टॉपिक है। हम लोग बुक्स को निकाल के लास्ट में एक बार चेक कर लेंगे क्या क्या है नहीं है। तो ये आपका सेकंड टॉपिक है कि उन लोगों ने रिवॉल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस कॉल देयर नेशन एज ला पाट्री इन फादरलैंड एंड देमसेल्फ एज ले सिटोयन, मतलब सिटीजंस। They made French as the common language for all. Plus power was taken from the king and stabilized and set up at the क्या center level, centralized किया गया उसको। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की उन लोगों ने बात की, प्लस ट्रेड यूनियन को इंडिपेंडेंट करा। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम को लिए गए। रीजन क्या था कि फ्रांस ने मेरे को यूनाइट करना है, फ्रांस के लोगों को यूनाइट करना है। जो 90% पॉपुलेशन है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। बिकॉज सारे के सारे बंदे अगर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो हम लोग किंग का जो आपका एब्सोल्यूट मोनार्क सिस्टम जो चल रहा था उसको हटा के हम लोग वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये स्टेप्स है। मैंने आपको बताया था कि 3 नंबर के 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला ट्रेड यूनियन को उन लोगों ने इंडिपेंडेंट करने की बात की, मतलब कि जो भी ट्रेडर्स है, जो व्यापारी, आपने देखा ना कि थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन भी थे, बिजनेस ग्रुप भी थे, उन लोगों ने ये भी बोला कि टैरिफ बैरियर को भी रिमूव करो। टैरिफ बैरियर मतलब जो इंटरनल ड्यूटी टैक्स उनके ऊपर लगा था उसको भी खत्म कीजिए, कोई भी टैक्स किसी को देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि थर्ड स्टेट में बिजनेस ग्रुप के भी लोग थे, उनको भी अपने साथ यूनाइट करना था, और यूनाइट करके तब हम लोग को मूवमेंट को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना था, मूवमेंट आगे करना था। तो ये सारे पॉइंट्स है। तो ये टॉपिक है आपका स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू ब्रिंग कलेक्टिव आइडेंटिटीज इनसाइड क्या चीज, इनसाइड द फ्रांस, मतलब इनसाइड फ्रांस, अमॉन्ग द फ्रेंच, जो फ्रेंच थे उन सबके बीच में कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी लाया जाए, यूनाइट किया जाए उन सबको। इसके लिए आपके फ्रांस के क्रांतिकारियों ने ये सारे के सारे स्टेप्स लिए। क्या इसलिए किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये आपका सेकंड टॉपिक है, याद रखना। जब एनसीईआरटी बुक का पहला टॉपिक है तुम्हारा, पहला पॉइंट, पहला टॉपिक है मैंने जो पिक्चर बोला था फ्रेडरिक सोल्यू का, सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। इसको इरेज करें, इसमें कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? सर थर्ड नंबर,
फ्रेंच एज ए कॉमन लैंग्वेज। अब छोटा सा एग्जांपल देख लो, छोटा सा पॉइंट देख लो, मैं तुमको बता रहा हूँ। सपोज आप अपने देश की बात कर लो, सपोज करो कि बिहार में लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, बंगाल में बंगाली बोल रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र में मराठी बोल रहे हैं, नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे रीजन ये लैंग्वेज के आधार पे अगर डिवीजन की बात करें तो कहने का मतलब टूटने लगे आपका देश पूरी तरीके से। सब लोग अपने अपने लैंग्वेज को फेवर कर लेंगे, भाई हमारा लैंग्वेज तो हमारा लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज। हमने क्या किया, सारे लैंग्वेज को साइड किया और हिंदी को ट्रीट करना शुरू कर दिया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कि भाई ना तुम्हारा बंगाली ना तुम्हारा मराठी, काम खत्म, सबके लिए ये कॉमन लैंग्वेज है, फ्लो लैंग्वेज आगे आप लोग बढ़िए। तो उस तरीके से आपने कि फ्रांस में जो अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, सबको हटा दिया कि भाई नहीं, देश को यूनाइट करना तो एक कॉमन लैंग्वेज ले आओ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक होता है ना, उस तरह एक कॉमन एक लैंग्वेज ले आओ जो पूरे लोग इसको तरीके से बोले। तो फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया, फ्रेंच के आधार पर पूरा देश यूनाइट। तो लैंग्वेज आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के यूनिफिकेशन में उस देश का लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लैंग्वेज भी आपकी आइडेंटिटी, लैंग्वेज इज योर ओन आइडेंटिटी, वो आपकी अपनी पहचान है। तो ये आगे हम लोग चलेंगे जब पोलैंड के मूवमेंट की बात करेंगे, आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे कि लैंग्वेज, हाउ डिड लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू यूनिफाई द नेशन। ये आगे के टॉपिक में आपको मिलेगा टॉपिक। इसमें ये जो मैंने बताया, इसमें कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी कंफ्यूजन, एनीवन? आपको जहां जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर मेरे को बताएं, ठीक है? प्रॉब्लम जब तक डिस्कस नहीं करोगे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नो सर। तो लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके ओके ओके। तो ये आपका सेकंड टॉपिक है आपका। ये एनसीईआरटी बुक को जब पलट के देखोगे तो ये तुम्हारा सेकंड टॉपिक है, ये पॉइंट, ठीक है? हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। मैं टॉपिक वाइज आपको ले जा रहा हूं और इसके बाद लास्ट में हम लोग चेक भी कर लेंगे। अब चलो स्टूडेंट थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है? अब नेपोलियन का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब आपको मैंने बताया था, अब तो थोड़ा सा क्लास 9th में आप चलो, ठीक है? बिकॉज 10th में आने के पहले 9th की तरफ थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा। फोकस कीजिएगा। मैंने आपको बताया था, ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया क्या, इसकी लुईस 16 नाम तो सुना ही होगा। ध्यान देना, मैं शॉर्टली बता रहा हूं। लुईस 16 जो था वो 1774 में राजा बनता है। ये मैं फ्रांस का इतिहास बता रहा हूं आपको, छोटा सा एग्जांपल क्लास 9th में लेके चलता हूं मैं आपको, थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं। तो मैंने बताया कि 1774 में लुईस 16 जो है वो फ्रांस का राजा बनता है। किस डायनेस्टी से जुड़ा था वो? उसकी डायनेस्टी क्या थी? बॉर्बन डायनेस्टी थी, सोच कंजर्वेटिव थी। ये हम लोग डिस्कस किए थे, पहले लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जब 1774 में किंग बनता है तो देखो यहाँ पे 1793 में, ये 1774 हो गया, आगे बढ़ो। 1793 में ये लुईस 16 खत्म, यहाँ पे आता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, नाम सुना होगा आपने। और इसी को आपने 93 to 94 रेन ऑफ टेरर कहा गया, आतंक का साम्राज्य कहा गया। ये क्लास 9 में आपने टॉपिक पढ़ा होगा। फिर आपने कि 94 में 1794 में ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी हटा दिया जाता है और इसके बाद यहाँ पे फिर से एक्टिव सिटीजन करा जाता है, ठीक है? तो ये फिर आगे चल के आपने क्या कि एक्टिव को हटा के 1804 में आपने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट ये आपका राजा बन जाता है, ठीक है? तो नेपोलियन किंग बनता है। तो ये सिस्टम चलता था और 1804 में नेपोलियन जो था वो आपका किंग बन गया। 1807 में नेपोलियन बिकेम द किंग ऑफ क्या चीज? फ्रांस। तो हम लोग को उधर पीछे का डिस्कस नहीं करना, हम लोग को नेपोलियन से आगे बढ़ना है, बिकॉज 10th में आपको नेपोलियन से ही आगे लेके जाना है। तो हम बात कर रहे हैं नेपोलियन जब किंग बना तो सिचुएशन कैसा था, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। ये भी 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मैंने आपको बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी बात कीजिएगा तो ये बन गया क्या? किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस कब बना? 1804 में। क्या बना? देखना है इसको, किंग बना। अब देखो पॉइंट क्या है कि जब नेपोलियन किंग बना, when Napoleon became the king of France, then it was clear that he destroyed all democratic system, republican system completely. But after that, the people of France
सपोर्टेड हिम स्ट्रांगली। अब कहने का मतलब 1804 में जब नेपोलियन राजा बना तो राजा बनते ही उसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म किया। वहां पे फिर से एक बार ऑटोक्रेटिक मतलब प्योर डिक्टेटरशिप वाला पॉइंट वहां पे लेकर पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसका पूरा सपोर्ट किया। रीजन क्या था, पॉइंट देखिएगा। तो रीजन क्या था कि क्लियर था। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट बता देता हूं, एक स्टेप लिख दे रहा हूं इसको कि नेपोलियन बोनापार्ट destroyed democratic system of France, but लेकिन उसके बावजूद भी but people of France, लोगों ने क्या किया, people of France supported him, और उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया, supported him strongly internally as well as externally। सपोर्ट किया क्यों, तो because of some reason। तो रीजंस क्या थे कि कौन कौन से क्या रीजन थे जिसकी वजह से लोगों ने सपोर्ट किया उसका। तो रीजन क्या था, तो रीजन था सिविल कोड 1804। याद है ना, सिविल कोड 1804 जिसको हम लोगों ने नेपोलियनिक कोड भी कहा। सर पीपीएन मतलब कहाँ पे पीसीएन है, पीपल है सर, शॉर्ट फॉर्म पीपीएन। अच्छा चलो इसको मैं लॉन्ग लिख देता हूँ, पीपल, ठीक है। अब नेपोलियन की मैं बात कर रहा हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ फ्रांस कंप्लीटली, लेकिन इसके बावजूद भी इंस्टेड ऑफ दैट द पीपल ऑफ फ्रांस सपोर्टेड हिम स्ट्रांगली। व्हाई, बिकॉज़ ऑफ सिविल कोड 1804 दैट वाज आल्सो कॉल्ड नेपोलियनिक कोड। ये 3 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन क्लियर कर देता है कि एसेस की डिस्क्राइब सिविल कोड 1804। इसी को घुमा देगा डिस्क्राइब नेपोलियनिक कोड, घुमा देगा थोड़ा शॉर्ट टर्म करता है कि डिस्क्राइब ऑल चेंजेस व्हिच वर मेड बाय नेपोलियन इन फ्रांस। तो क्वेश्चन कहीं भी देगा जहां पे नेपोलियन का पॉइंट आएगा, आंसर आपको एक ही लिखना है कि सिविल कोड को मेरे को डिस्क्राइब करने का काम खत्म। आपको इतना देखना है कि जहां भी नेपोलियन की बात आ जाएगी समझ लो कि वो सिविल कोड को ही वहां पे डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। तो देखो क्या क्या सिविल कोड क्या नेपोलियन ने किया। तो देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया था कि सपोज करो कि ये बिजनेस ग्रुप की मैं बात, सपोज करो ये ए कोई जगह है, छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताया भी था लेकिन फिर एक बार रिवीजन करो। ए कोई जगह है, बी, ध्यान देना ये बताया था क्या मैंने, बिजनेस ग्रुप। अब सपोज करो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि यहाँ पे मैं ये बिजनेस क्लास की बात कर रहा हूँ, ये बीसी बिजनेस क्लास। सपोज यहां से मैंने अगर कोई सामान 50 केजी खरीदा, डन, और 50 केजी खरीदा और इसको ले जाके मेरे को यहाँ पे सेल करना, तो यहाँ पे आते आते वो 30 केजी के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये 30 केजी का, इसका मतलब क्या मैंने बताया था कि ये मेजरमेंट सिस्टम इक्वल नहीं है। अरे वेटिंग सिस्टम इक्वल है यहाँ पे 50 तो वहां पे 30, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट कुछ था ही नहीं हमारे पास। दूसरा मैंने पॉइंट क्या बताया कि सपोज यहाँ से वहां जाने में आपको इतने जगह पे इंटरनल ड्यूटी टैक्स, ये टैक्स देने पड़ते थे। तो आपको मैंने बताया था डिमांड ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट में कि बिजनेस क्लास जो है उनका डिमांड क्या था। तो उनका डिमांड तो यही ना होगा भाई मेरा यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 होना चाहिए, मतलब इक्वल मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए। अब प्लस ये जो इंटरनल ड्यूटी टैक्स है इसको हमको नहीं देना है। तो नेपोलियन ने बोला कि पहले बिजनेस क्लास को कैसे सपोर्ट किया, तो बिजनेस क्लास का डिमांड क्या, ये डिमांड है, चलो बिजनेस क्लास का डिमांड हम पूरा करते हैं, काम खत्म। तो बिजनेस क्लास का डिमांड हम पूरा कर लेंगे। तो पहला पॉइंट देखो क्या क्या नेपोलियन के पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो ही ब्रॉट इक्वल मेजरमेंट सिस्टम प्लस अगला है कि रिमूव, उसने रिमूव किया, क्या चीज रिमूव किया, ऑल इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस। सारे के सारे जो टैक्स लग रहे थे उसको भी रिमूव करे। तो बिजनेस क्लास का इसका सपोर्ट मिल गया। बिजनेस का क्लास ओनर ने बोला चलो भैया हम तुमको सपोर्ट करते हैं, चलो आगे बढ़ो। अब आगे इसने क्या किया, इसने देखा क्या इसकी थर्ड स्टेट वालों के पास बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसने यहाँ पे बात की कि भाई मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहा हूँ, जो आगे आपने देखा था। इसने भी वही बात किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं बात करूंगा। इसने फिर वही किया, जो फ्यूडल सिस्टम मतलब जो बंधुआ मजदूरी था उसको हटा दिया। फ्यूडल सिस्टम जो था
इसको इसने क्या किया, रिमूव कर दिया, हटाया, बोला कि भाई चलो इसको भी हटा दो। अगले पॉइंट की बात क्या, फ्यूडल सिस्टम को रिमूव कर दिया। ये ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा। इसके बाद देखो क्या किया इसने, इम्प्रूव किया। इम्प्रूव किया क्या चीज, इम्प्रूव, सर नहीं दिख रहा है। मतलब इम्प्रूव किया क्या चीज, एजुकेशन सिस्टम। इन सभी चीजों को भी उसने फोकस में रखा कि भाई इसको भी मेरे को हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो देखो उसने अगला क्या किया, इम्प्रूव किया क्या चीज, एजुकेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन। ये जो उधर का डिमांड है ये सब इसको, इसने इसको पूरा किया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी इसने इंप्रूव किया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये सिविल कोड 1804 को लाके नेपोलियन ने वो सारे बदलाव किए जो बदलाव लोगों के डिमांड में थे कि भाई हमको क्या क्या बदलाव चाहिए। तो नेपोलियन ने बोला चलो जिसको जो बदलाव चाहिए वो सारे बदलाव मैं कर रहा हूँ। और इस तरीके से कहीं ना कहीं सिविल कोड के मदद से नेपोलियन ने लोगों का ट्रस्ट जीता और लोगों ने नेपोलियन के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करा। चलो इसमें किसी को कोई दिक्कत, सिविल कोड देखना, ये 3 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन निकलता है, 3 मार्क्स। पहला क्वेश्चन मैंने बोला इसी को ट्विस्ट करेगा क्या, जिसकी डिस्क्राइब सिविल कोड 1804, डिस्क्राइब नेपोलियनिक कोड, या फिर क्वेश्चन बोल देगा कि व्हाट डिफरेंस है या फॉर व्हाट इंप्रूवमेंट्स वर मेड बाय नेपोलियन इन फ्रांस ड्यूरिंग 1804, 1804 में जब नेपोलियन राजा बना तो क्या क्या बदलाव उसने करा वहां पे। तो कुछ भी क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन का आंसर आपको सिविल कोड को ही डिस्क्राइब करना है। हो जाएगा? यस सर। सर हाँ बोलिए सर, जोल्वेरियन रूल को एक बार समझा दीजिए। जोल्वेरियन रूल, वो इसके बाद मैं बता रहा हूँ, देख लो यहाँ पे जोल्वेरियन रूल, देख लो यहाँ पे क्या था। तो आपने 1834 में रशिया एक देश, ठीक है, वहां पे तुम्हारा जोल्वेरियन जो था अप्लाई किया गया था। तो ये क्या था, तो ये था एक कस्टम ड्यूटी। ये इसको मैं रेस कर दूं सिविल कोड को, यस सर। कैन आई रेज इट, इसको रेस करें? यस सर। यस सर। मैं जोल्वेरियन के बाद देखो ये 1 नंबर का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जोल्वेरियन जो है ये 1 नंबर का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्या था, तो 1834 में पर्शिया में जोल्वेरियन एक कस्टम ड्यूटी, तो इट वाज अ कस्टम ड्यूटी, it was a custom duty which was applied के लिए टू रिमूव सारे जो इंटरनल ड्यूटी टैक्स लगे थे उन सबको रिमूव करना था। और उनको रिमूव करने के लिए जोल्वेरियन कस्टम ड्यूटी को वहां पे अप्लाई किया गया था, टू रिमूव ऑल इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस। इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस, तो ये पर्शिया जो जगह था, जो कंट्री, उसमें आपने देखा कि ये जो जोल्वेरियन सिस्टम जो था 1834 में अप्लाई किया गया था। और इसका मेन टारगेट था क्या, जिसकी टू रिमूव ऑल, सारे जो इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस लग रहे थे उन सबको इस एक्ट लगाने के बाद उसको सबको रिमूव कर दिया गया, सबको फ्री कर दिया गया कि भाई आप अपने तरीके से बिजनेस जो ट्रेड करना वो करिए, किसी तरह कोई टेंशन नहीं होगा। हैव यू गॉट जोल्वेरियन? यस सर। जोल्वेरियन फिर से एक बार, जोल्वेरियन जो था वो एक कस्टम ड्यूटी था जिसको पर्शिया में अप्लाई किया गया था 1834 में। इसका मेन टारगेट था क्या था, इसकी टू रिमूव ऑल इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस, कि सारे के सारे इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस को रिमूव करो, खत्म कीजिए, सब इंडिपेंडेंट कीजिए, फ्री कीजिए, बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम मत दीजिए। आर यू गेटिंग? यस नो? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। एक कदम आगे बढ़े। यस सर साइड हो जाए सर, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके ओके, हो गया। डन, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट क्या था, मैंने आपको बोला कि 1804, देखो मैं थोड़ा सा आपको और आगे पॉइंट में ले चलता हूँ। 1804 was the year when the French people supported Napoleon strongly internally as well as externally. But 1815 तक आते आते, ध्यान देना, 1804 में आप लोगों ने, मतलब फ्रेंच लोगों ने क्या किया, फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन का सपोर्ट किया। लेकिन 1814-15 आते आते नेपोलियन का विरोध भी उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। इसके पीछे का रीजन क्या था?
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीबीआई टॉपिक है। इसको मैं इरेज करूं? यस सर। यस सर। ओके, देखो अगला टॉपिक तुम्हारा है एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे हम लोग जो भी टॉपिक चल रहा है, बुक्स आपके सामने, उसको ओपन करके रखना और चेकआउट करना, ठीक है। एक एक टॉपिक एट लास्ट जब चैप्टर आपका खत्म होगा तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे हम लोग डील करेंगे फुल एंड फाइनल। और उसके बाद आपका जो एनसीईआरटी बुक है, जितने भी सैंपल पेपर निकाल के चेक करिए, बनाइए, कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको वर्कआउट करते रहिए। अब आइए, मैं आपको बता रहा था कि सपोज करो कि 1804 में लोगों ने नेपोलियन का सपोर्ट किया, लेकिन 1814 में क्या ऐसा हुआ कि लोगों ने उसका विरोध करना भी शुरू कर दिया। फोकस करना, बात कर रहा हूं मैं 1814। ओके, लेट्स गो। अब देखो मैं बात कर रहा हूं, देखो यहाँ पे सबसे पहले 1814 की बात कर रहा हूं, क्या कि नेपोलियन का विरोध लोगों ने क्यों किया, ठीक है। 1814 इन फ्रांस। तो सबसे पहले देखो पॉइंट क्या है कि नेपोलियन जो था, नेपोलियन वाज एन एम्बिशियस किंग। नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी राजा था। महत्वाकांक्षी मतलब जिस जो मतलब समझ लो कि वो इंपेरियलिज्म को फॉलो करता था, साम्राज्यवाद, जो अपने बॉर्डर को हमेशा विस्तार करने के चक्कर में रहते। जैसे मैं अभी छोटा एग्जांपल चाइना को ले सकते हो, देखते हो चाइना के साथ भी यही होता है, कभी बोलता है गलवान मेरा है, कभी बोलता है कि ताइवान मेरा है, कभी हांगकांग हमारा है, कभी ये हमारा, मतलब वो अपने बॉर्डर को हमेशा, जिससे कि उसका टेंशन हमेशा बढ़ता रहता है। तो सेम यहाँ पे सिचुएशन क्या था, फोकस कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज याद रखना हिस्ट्री का एक टॉपिक छोड़ोगे दूसरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको फोकस करेंगे आप लोग। मैंने बताया 1814 में क्या हुआ फ्रांस में। तो देखो यहाँ पे नेपोलियन की बात करोगे, नेपोलियन की बात करोगे तो वॉज एन एम्बिशियस किंग, was an ambitious king। मतलब एम्बिशियस तो समझो जिसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, ठीक है। He did not want, वो केवल अपने फ्रांस में राज करना नहीं चाहता था। He didn't want to rule in France only। वो केवल ये नहीं चाहता था कि फ्रांस में मैं राज करूं, वो क्या चाहता था, He wanted to control क्या चीज, ऑल ओवर यूरोप। पूरे यूरोप पे ही वो कब्जा करना चाहते थे, पूरा यूरोप हमारा अपना हो, जर्मनी से लेकर ब्रिटेन तक, इधर से लेकर हमारा पूरा का पूरा जितने भी देश सब फ्रांस में आ जाए। तो ही वांटेड टू कंट्रोल ऑल ओवर यूरोप, मतलब यूरोपियन कंट्रीज सबके ऊपर ये कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है। दैट्स व्हाई अब सपोज करो कि अगर ये नेपोलियन जो है पूरे यूरोप को, फ्रांस का तो राजा था, पहले फ्रांस के लोगों का ट्रस्ट उसने जीता, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि नहीं मेरे को केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहना, मेरे को पूरे यूरोप का किंग, मतलब मेरे को एम्पायर बनना है, सम्राट बनना है। तो इसके लिए ये बताओ कि उसको क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले सोल्जर्स की जरूरत होगी, तो सोल्जर्स की जरूरत होगी, तो उसने क्या किया, तो ही फोर्स्ड, किसके ऊपर फोर्स करेगा, द फ्रेंच, मतलब फ्रांस के जो लोग थे उन लोगों के ऊपर फोर्स किया गया कि टू ज्वाइन आर्मी, कि भैया मेरे को आर्मी ज्यादा चाहिए क्योंकि लड़ाई तो लड़नी है। अब प्लस जब लड़ाई लड़ रही है तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, गन, बंदूक, बम, ये सब चीजों की भी जरूरत है। तो इसके लिए उसने टैक्स को भी क्या कर दिया, डबल ट्रिपल, मतलब टैक्स को इंक्रीज करा। तो उसने क्या कर दिया, ही रेज्ड टैक्सेस मैनी टाइम्स, टैक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। और यहीं पे आपने क्या देखा कि क्या चीज की, बिकॉज ऑफ दैट दो रीजन, पहला जब बाय फोर्स he started to appoint the French people into army, second he raised taxes many times। तो ये दो रीजन थे अपनी, मतलब इंपेरियल जो सिस्टम, मतलब इंपेरियलिज्म की जो फीलिंग थी उसको पूरा करने के लिए जो इसने सिस्टम को अप्लाई किया, इसके वजह से लोग इसके अगेंस्ट में यहाँ पे स्टैंड हो गए। और यहीं पे द पीपल, द फ्रेंच started to revolt against him। और यहीं पे लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ध्यान देना, फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन मेरा हो गया, फोकस कीजिएगा,
क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन कभी निकल जाता है कि इन 1804 द फ्रेंच पीपल, द पीपल ऑफ फ्रांस सपोर्टेड नेपोलियन स्ट्रांगली, बट व्हाट हैपेंड इन 1814? What happened? What was the reason? Because of that, the people stood against him in 1814. क्या हो गया कि भाई कि 1804 में जिन लोगों ने सपोर्ट किया 1814 में उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, तो रीजन क्या था? तो as we know that Napoleon was an ambitious king. He didn't want to stay in a limited boundary. वो limited boundary में नहीं रहना चाहता था. He wanted to cross all limitation, limited boundaries, and he wanted to control all over Europe. पूरे यूरोप को अपने जद में लेना चाहता था. And because of that, he forced the people of France for what? To join army, and plus he raised taxes many times, and these were the reason. Because of that, the people stood against him. कोई दिक्कत? Any problem? Any confusion? No sir. अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा फिर से एक बार अब बोलिए सर। लास्ट पॉइंट एक बार बता दीजिए। मैंने बोला the French started to revolt against him. पूरा लाइन समझिए, ये तो एक पॉइंट है, ये लाइन मत समझिए, पूरा पॉइंट समझो आप। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आपने देखा कि नेपोलियन एक एम्बिशियस किंग था, वो केवल लिमिटेड बाउंड्री में राज करना नहीं चाहता था, उसका महत्वाकांक्षा मतलब उसका जो एम्बिशन था वो अनलिमिटेड था, यूरोप के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था, और इसके वजह से उसने अपने लोगों के ऊपर दबाव दिया, फोर्स किया कि भैया आप आर्मी को ज्वाइन करो, और उसके बाद टैक्स को भी बढ़ा दिया। इसके वजह से लोगों ने उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना शुरू कर दिया और नेपोलियन का विरोध करना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम? नो सर। सर साइड हट दे, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं पूरा साइड हट गया। ओके सर। डन? स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? सर एक बार No, और sir. शॉर्ट में समझा दीजिए। ओके फिर समझो। अब मैंने Short आपको फिर से स्टूडेंट बता, देखो आप लैंग्वेज में समझो, ज्यादा हम लोग को रहेंगे। कंडीशंस क्या है? मैंने आपको बताया कि नेपोलियन वाज फुलफिल्ड विद द आइडिया ऑफ क्या दिस इंपेरियलिज्म। देखो दो वर्ड आता है, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ये एकदम लास्ट टॉपिक है आपके, जो नेशनल यूरोप है उसका एकदम लास्ट चैप्टर है तुम्हारा, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, जिसमें तुम्हारा बाल्कन का वार आएगा, ठीक है। तो इंपेरियलिज्म का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ बॉर्डर, आइडिया टू एक्सपेंड द बॉर्डर। जो मैंने अभी बताया आज के डेट में चाइना इसको फॉलो करता है। चाइना क्या करता है? अपने बॉर्डर को फैलाने के चक्कर में रहता है। तो अपना बॉर्डर फैलाओगे तो दूसरे के बॉर्डर में जाओगे तो दूसरा साइलेंट तो रहेगा नहीं, क्लियर है कि वहां पे वार होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो सेम ये सिचुएशन यहाँ पे नेपोलियन के साथ था। नेपोलियन केवल फ्रांस में राज्य करना नहीं चाहता था, वो पूरे यूरोप को मैं अपने कंट्रोल में कर लूं। तो पूरे यूरोप को कंट्रोल में करना चाहोगे तो उसके लिए आपको आर्मी बढ़ाना पड़ेगा ना, आपके यहाँ सोल्जर्स बढ़ाने पड़ेंगे, लड़ना है। ऐसा तो नहीं कि किसी को बोले भैया एक काम करो, ब्रिटेन को फ्रांस में मिला तो खुशी से मिला लेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको पावर दिखाना पड़ेगा, आपको मसल्स पावर का यूज करना पड़ेगा, मनी पावर का यूज करना पड़ेगा, आपको फोर्स का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सोल्जर्स चाहिए। तो नेपोलियन ने अपने देश के लोगों के ऊपर दबाव दिया कि भैया तुम डॉक्टर बाद में बनना, पहले आर्मी ज्वाइन करो। सेकंड, जब लोगों का सपोज मैं बायो वर्क कर रहा हूँ, अब मेरे को डॉक्टर बनने का ख्वाब है, अब बोला भाई डॉक्टर बाद में बनना, बंदूक पकड़ो बॉर्डर पे चले जाओ लड़ो, तो क्लियर है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। दूसरा उसने क्या किया कि आपके यहाँ टैक्स को डबल एंड ट्रिपल कर दिया, पूरा का पूरा बढ़ा दिया, क्योंकि उसको बम बारूद ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट थी, ये सब रहेंगे तब तो लड़ेगा वो। और इसलिए आपने देखा कि लोग जो थे वो नेपोलियन के अगेंस्ट में खड़े हो गए कि भाई नहीं ये अच्छा खबर राजा नहीं है, फटा हो। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो सर। आर यू गेटिंग? यस सर। अब देखो क्या हुआ अगला पॉइंट। Yes, sir. अब नेपोलियन की बात करोगे तो 1814 में नेपोलियन के अगेंस्ट उस देश के लोग खड़े हो गए। ये तुम्हारा चौथा टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, फोर्थ टॉपिक, ट्रीटी ऑफ वियना की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैं आपको अगले टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ट्रीटी ऑफ वियना, कि 1814 में जब लोग नेपोलियन के अगेंस्ट में खड़े हो गए तो फिर 1815 में क्या हुआ, फ्रांस का क्या हुआ। तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, चलो फोकस करेगा, हिस्ट्री पढ़ रहा है तुम लोग। अब देखो स्टूडेंट क्या हुआ, अगले पॉइंट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको मैं ले जा रहा हूं। अब हमने क्या 1814 में आपने देखा कि लोग जो है वो नेपोलियन के अगेंस्ट में स्टैंड है, उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे हैं, तो इसका फायदा पड़ोसी को मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि इन 1814, अब मैं बात कर रहा हूं क्या, इसकी ट्रीटी ऑफ वियना।
बात करेंगे हम लोग 1815 की। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। ट्रीटी ऑफ वियना, ये वियना की ट्रीटी संधि क्या हुई थी, लेकिन उसके पहले नेपोलियन को थोड़ा हरा दिया जाए। चलते हम लोग। अब देखो आपने क्या देखा यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि 1814 का जो टाइम था, ये 1814 का जो टाइम था, इसमें क्या हुआ, ये जो पीपल ऑफ फ्रांस थे, ये फ्रांस के जो लोग थे नहीं है, ये क्या करने लगे, रिवोल्ट। किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट नेपोलियन बोनापार्ट, इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट करने लगे। रीजन आप जान चुके क्यों रिवोल्ट कर रहे थे। अब इसका फायदा किन चार देशों को मिला। सपोज करो कि अगर आप टारगेट पे रखे हो कि भैया फ्रांस अगर टारगेट पे रखा है कि मेरे को ब्रिटेन को हराना है, ऑस्ट्रिया को भी हराना है, पर्शिया को भी हराना है, रूस को भी हराना है, और इन सबको हरा के अपने पथ मिला लेना है, मैच कर लेना है, तो वो सारे देश साइलेंट तो बैठेंगे नहीं, वो भी तो कुछ अपना टारगेट बनाएंगे, वो भी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं अपने करेंगे, अपने आप को मेंटेन करेंगे। लेकिन उन लोगों ने जब देखा कि भाई अब नेपोलियन के देश के लोग ही नेपोलियन का साथ नहीं दे रहे, तो ये अच्छा मौका है, ये अच्छा मौका है नेपोलियन के ऊपर अटैक करने का। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि चार देशों ने मिलके, 4 कंट्रीज, कौन कौन, अगला टॉपिक, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन एंड रशिया, इन चारों देशों ने, भाई हम चारों को ये हराने के चक्कर में है, तो चारों साथ होता है, दुश्मन के दुश्मन क्या होते हैं, दोस्त हो जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या देखा कि भाई नेपोलियन, हम चारों को हराने के चक्कर में हम चारों यूनाइट हो जाते हैं, और ये चारों यूनाइट हुए और एक साथ इन लोगों ने अटैक कर दिया, किसके ऊपर, अटैक ऑन नेपोलियन बोनापार्ट। कहां पे, वाटरलू, वाटरलू में ये लड़ाई हुई थी, और यहीं पे आपने नेपोलियन की हार हुई। घटना है 1814, 1814 में नेपोलियन की हार हो गई। फिर से एक बार कि when the people of France stood against Napoleon, नेपोलियन के अगेंस्ट में जब खड़े हो गए, तो it created a very golden opportunity before other European countries। अदर कौन कौन थे यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें आपने ऑस्ट्रिया, प्रोशिया, ब्रिटेन एंड रशिया, ये चारों देश, इनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। So these 4 countries all together attacked on Napoleon। कहां पे, at Waterloo in 1814, and there Napoleon was defeated, और वहां पे नेपोलियन की हार हो गई। कोई दिक्कत, any problem, No sir. any confusion? No तो sir. कंडीशंस क्या की 1814, देखो यहाँ पे क्या हुआ, देश की जनता अगर आपके अगेंस्ट में खड़ी हो जाए तो फिर आप जी मतलब कि आप राज करने के लायक नहीं रह जाएंगे, कोई पॉइंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप कि फ्रांस के लोग जब उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, तब इन चारों देशों ने उसके ऊपर अटैक किया कि भाई अब तो लोग भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ये अच्छा मौका हम लोग के पास कि उसके ऊपर अटैक करके उसको हराया जाए। और यहाँ पे 1814 में वाटरलू, याद रखना वाटरलू का जो वॉर हुआ, वहां पे नेपोलियन की हार हुई बाय 4 कंट्री, या चारों देश। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया है, कोई दिक्कत, इसमें एनी प्रॉब्लम, एनबी मींस, No sir. एनी No, कंफ्यूजन? No sir. बोलो अभी किसने कुछ पूछा, क्या पूछा छोटू? एनबी मीन्स नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन की मैं बात कर रहा हूं, बार बार इतना बड़ा नेपोलियन बोनापार्ट लिखोगे ना। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का कॉन्सेप्ट, आगे बढ़े। Yes sir. मैं एक एक स्टेप आपको आगे ले जा रहा हूं, ध्यान देना। अब हम लोग चल रहे, देखो अब हम, तो ये 1814 में नेपोलियन की हार हो गई, चलो ठीक है, ये हो गई कि नेपोलियन की हार अगर 1814 में हो गई, तो फिर 1815 में क्या हुआ, एक साल बाद फिर क्या हुआ भाई, देखना पड़ेगा ना। ये 1814 के बाद 1815 में क्या हुआ, फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो कंडीशंस क्या होता है, 1815 की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट आपको ले चल रहा हूं, देखो यहाँ पे भी आगे। अब 1815 में देखो, नाम सुना ड्यूक मेटरनिक। अब देखो मैं पहला पॉइंट, मैं 1815 ट्रीटी ऑफ वियना, ये तुम्हारा 3 मार्क्स, ध्यान देना, ये 3 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन उठता है, एकदम इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम का, एकदम 3 मार्क्स का है। तो क्या हुआ ट्रीटी ऑफ वियना में, फोकस करना। तो इसमें आपने क्या था, ड्यूक मेटरनिक आफ्टर defeating of नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक कौन था ये,
तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये ऑस्ट्रिया का बंदा था, ठीक है। इसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, कांग्रेस मीटिंग इसको बोलते, कांग्रेस की मीटिंग थी, कांग्रेस पार्टी आपके देश की है ना, तो ये कांग्रेस की मीटिंग थी, ठीक है। इस मीटिंग में देखो इस ड्यूक मेटरनिक ने क्या किया, मैं पॉइंट बता रहा हूं कि जब नेपोलियन की हार हो गई 1814 में, तो 1815 में ड्यूक मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, कहां पे, वियना में, जिसमें चारों देशों को इनवाइट किया। कौन कौन, ध्यान देना, फोकस कीजिएगा। सपोज करो कि उसने क्या किया, इनवाइट किया 4 विनर कंट्री है, फ्रांस मेरा है, फ्रांस है, और फ्रांस अब तो 1814 में हार चुका है। अब 4 देशों को इसने, मेटरनिक जो था इसने इनवाइट किया, इनवाइटेड ऑल 4 विनर कंट्री, ऑल 4, कौन कौन कंट्री विनर थे, ऑल 4 विनर कंट्रीज, कौन कौन, तो इसमें आपने यहाँ पे देखो, ये ऑस्ट्रिया है, ये प्रशिया है, ये ब्रिटेन है, और ये रशिया है। ये ना 4 देश थे जिन लोगों ने मिलकर फ्रांस को हराया था। फोकस, नेपोलियन को किन 4 देशों ने मिलकर हराया था, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन एंड रशिया, यही 4 देशों ने हराया। तो क्लियर है कि जब फ्रांस के फिर से नए सिस्टम के तरीके से अगर गठन करने की बात आएगी तो यही 4 देशों को बुलाया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये 4 देशों को जो इनवाइट किया गया, इसने बताया कि भैया बताओ क्या करना है। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि फ्रांस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, ध्यान देना, फोकस करना यहाँ पे। पहले इन लोगों ने ऑस्ट्रिया जो था, इन लोगों ने फ्रांस को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रांस को जो तोड़ा गया, इसके पीछे का रीजन क्या था, ध्यान देना, टू प्रिवेंट, फ्रांस जो है भविष्य में कभी अपना एक्सपेंशन ना कर सके, टू प्रिवेंट इट्स एक्सपेंशन in its future, in future। तो पहले तो इन लोगों ने ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन, रशिया, इन चारों ने मिलकर फ्रांस को एकदम छोटे लेवल पे बांट दिया, जिसके सामने जो जमीन है उसने अपना कैच कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। अब फ्रांस को ब्रेक किया, इसके पीछे का मेन रीजन टू प्रिवेंट कि भविष्य में फिर से फ्रांस कभी भी अपना एक्सपेंशन ना कर सके। फिर आगे ध्यान देना, फिर आगे क्या हुआ कि अब बताओ अब इसको रूल कौन करेगा फ्रांस का। तो यहीं पे आप देखो कि 1815 में 1815 में कौन राजा बना, फिर से एक बार लुइस 18, अब ये नया राजा बन गया, लुइस 18 राजा बना, ठीक है। तो ये लुइस तो जान ही रहे हो कि जब नाम लुइस पड़ गया तो ये क्लियर कि बोर्बन डायनेस्टी का बनता है, ये तो क्लियर हो जाएगा। तो 1815 में कौन है, लुइस 18 जो था वो फिर से एक बार फ्रांस में, जो टूटा हुआ फ्रांस का पार्ट बचा है, जो छोटा पार्ट बचा हुआ है, इसका राजा कौन बना, लुइस 18। माने यहाँ पे एक बार फिर से बोर्बन डायनेस्टी को अप्लाई कर दिया गया, फिर से एक बार बोर्बन डायनेस्टी यहाँ पे एंटर कर गया। उसके बाद क्या हुआ, अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, पहले इसको एक बार फिर समझो। मैंने आपको क्या बताया, एक बार और समझा दीजिए। ओके आई एम मेकिंग। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ट्रीटी ऑफ वियना, ध्यान देना, ट्रीटी ऑफ वियना की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि जब व्हेन फ्रांस वाज डिफीटेड बाय 4 पावरफुल कंट्रीज ऑफ यूरोप, कौन कौन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन एंड रशिया, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ, तो आफ्टर दैट ड्यूक मेटरनिक हु वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने ही ऑर्गेनाइज्ड अ कांग्रेस मीटिंग एट वियना, वियना में उसने कांग्रेस की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। इन दिस मीटिंग ही इनवाइटेड ऑल 4 विनर कंट्री, जो 4 विनर्स कंट्री थे उन सबको इनवाइट किया, भैया तुम लोग भी चले आओ यहाँ पे आ जाओ और आके देखते हैं कि फ्रांस को क्या करना है। तो सबसे पहले इन 4 देशों ने क्या किया, तो फ्रांस दे 4 कंट्रीज ब्रोक फ्रांस इनटू डिफरेंट पार्ट। पहले तो फ्रांस को छोटे छोटे भागों में इन लोगों ने ब्रेक करा, एकदम छोटा पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। रीजन बिकॉज दे वांटेड टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस इन इट्स फ्यूचर, कि फ्रांस में फिर से कभी उसका एक्सपेंशन ना हो सके। नेक्स्ट, वहां का किंग किसको बना दिया गया, फ्रांस का राजा कौन बना, तो लुइस 18, लुइस 16 था ना पहले, लुइस 16 1774 में, तो उसी का खानदान का ये भी पॉइंट, उसी की डायनेस्टी का ये पॉइंट, ये भी बोर्बन डायनेस्टी का ही था। तो ये लुइस 18 जो था वो 1815 में राजा बन गया, 1815 में लुइस 18 राजा बना। और राजा बनने के बाद इसने कुछ स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को अप्लाई किया, जिसको कंजर्वेटिव रूल ऑफ फ्रांस, एक टॉपिक है तुम्हारा बीबीआई टॉपिक है ये, जो कंजर्वेटिव रूल ऑफ फ्रांस का टॉपिक है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ट्रीटी ऑफ वियना। अब इसको एक बार फिर से लैंग्वेज में आप समझ लो। तो आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन
Duke Metternich, the Chancellor of Austria, organized a Congress meeting at Vienna. Clear? In this meeting, he invited all 4 winner countries. कौन-कौन थे? Austria, Prussia, Britain, and Russia. Done. These all 4 winner countries broke France into different parts. For what? To prevent its expansion in its future. कि भविष्य में इसका कभी भी फिर से expansion ना हो सके. And Louis XVIII from Bourbon dynasty was restored as the new conservative king of France in 1815. तो ये तुम्हारा क्या है? Treaty of Vienna. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. सर ड्यूक मेटरनिक सर कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया. ओके. जिन 4 देशों ने हराया था ना, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, ब्रिटेन और रसिया, तो वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो कि लीड कर रहा था. तो उसी ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था. लिखोगे इसको? राइटिंग में लिखवा दें क्या आप लोग को? No, sir. देखो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जब सुनोगे तो आराम से इसको लिख सकते हो आप. ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि when Napoleon was defeated in 1814, then after Duke Metternich, the Chancellor of Austria, organized a Congress meeting at Vienna in 1815. अगला स्टार. In this meeting, he invited all 4 winner countries. कौन-कौन थे? Austria, Prussia, Britain and Russia. Done. इसके बाद नीचे. These all 4 winner countries broke France into different parts. फ्रांस को ब्रेक कर दिया उन लोगों ने, तोड़ दिया. The main reason was what? They wanted to prevent its expansion in its future. कि भविष्य में फिर से फ्रांस का कभी फैलाव ना हो सके. And Louis XVIII from Bourbon dynasty was restored as the new conservative king of France once again. फिर से एक बार वो राजा बन गया. तो ये है टॉपिक आपका कंजर्वेटिव रूल तक का. एक कदम आगे बढ़े हम लोग. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. Any No, sir. confusion? No, sir. समझ में आ रहा है? यस Treaty सर. of Vienna. हेलो. Yes, sir. आ रहा है समझ में. Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं एक बार फिर बताऊं कि हो गया कंप्लीट. आगे बढ़े हम लोग. Complete है sir. एनी कंफ्यूजन? नो सर. ओके, लेट्स. टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है कि अब लुइस 18 जब राजा बन गया, जब ये किंग बन गया, ये लुइस 18 जब राजा बन गया, तो फिर इसने फ्रांस को कैसे आगे की तरफ रन अप कराया, आगे कैसे इसको फॉरवर्ड किया, क्या क्या रूल्स वहां पे अप्लाई किए. तो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे. A new conservative rule in France by Louis XVIII. All are ready? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. चले सर. Okay sir. सर ये इनको आज बुक वाला करवा देते हैं. नेक्स्ट ओके टॉपिक. ओके ठीक है. ओके, तो इसके बाद अगले टॉपिक अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे. आज आप लोग एक बार बुक से भी रिवीजन कर लो. ठीक है, कि देखो कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने डील किया है. अपना बुक खोल लीजिए सब कोई. सर आपको भी दिख रहा है? हाँ यार सर दिख रहा है. हाँ, अब आप इसमें बताते जाइएगा, बच्चे मार्किंग कर देंगे. सब कोई बुक खोल लिए? चलो पेंसिल ले लो हाथ में. पेंसिल हैव यू टेकन? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम लोग पहले वर्कआउट क्या कर रहे हैं. ओके चलो ठीक है, जल्दी करो. चलो इसमें देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ये फ्रेडरिक सोल्यू के पेंटिंग हम लोगों ने 1848 का डील किया था. ये पिक्चर देख रहे हो इसमें देखो यहाँ पे तुम्हारा दिखाया जा रहा है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है. किस तरीके से अलग अलग देश के लोग जो वो लाइन अप में आ रहे हैं, और लाइन अप में आके आपने क्या देखा कि सब लोग अपने अपने यहाँ पे क्या चीज मतलब होमेज को यहाँ पे समर्पित कर रहे हैं. इस पॉइंट को आपने देखा इस पिक्चर में. और इसके लिए आप ऊपर पे गॉड गॉड जो सब ये इमेजिन किया गया कि वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं. ठीक है, तो यहीं पे यूटोपियन विजन की बात की गई है. मतलब कि इस स्टैचू के सामने सब के सब यूनाइट है, यूनिफाइड है. लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे जर्मनी की बात करोगे, जर्मनी के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के फ्लैग लेके वो पीछे दिखाया गया होगा. हाँ, बात हो गई है मेरी. वो रेड गोल्ड ब्लैक जो भी है उस तरीके से लेके आगे बढ़ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था. तो ये आपका क्या चीज पेंटिंग मैंने फ्रेडरिक सोल्यू के पॉइंट के बारे में डील किया था. ठीक है, कोई भी इस पे पेंट कर रहा है स्क्रीन पे मत करो काइंडली, नहीं तो मैं ये बंद करवा दूंगा. तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, फिर बुक से तुम लोग की कोई पढ़ाई नहीं होगी. जो भी कर रहा है पेंटिंग स्क्रीन पे मत करो. सर आगे बढ़िए. पेज पर आगे.
यहाँ हाँ। पे पड़ जाएगा मेरे पास से। नहीं आपके पास से नहीं पड़ेगा, मेरे पास से आप अप डाउन बोलिएगा मुझे। ओके चलिए यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे फ्रेडरिक का ये पेंटिंग के बारे में पूरा का पूरा वर्कआउट किया गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे न्यू वर्ड्स में एक दिया है एब्सोल्यूट्स, मतलब कि यहाँ पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम, मतलब प्योर जिसमें राजा का पूरा पावर हो। और नीचे आपने देखा कि यूटोपियन सोसाइटी की बात की है, तो यूटोपियन सोसाइटी में आपको बताया गया क्या कि विजन एक ऐसा समाज जहाँ पे हर एक बंदे मतलब इक्वल हो। इक्वल का मतलब क्या, वहां पे मतलब एक इमेजिनरी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट था क्या, इसके फ्रेडरिक के पेंटिंग के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोगों ने डील किया था। ये देखो यहाँ पे टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट की भी बात की गई थी कि वो एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट लिया हुआ है, दूसरी तरफ चार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स की नीचे बात की गई थी। तो ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है। फिर थोड़ी बात और नीचे अगले टॉपिक की तरफ, तो ये पेंटिंग है छोटू। इसके बाद आपको यहाँ देख लो इसको, सर एक सेकंड, यहाँ पे देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी एंड आइडिया ऑफ द नेशन। इसमें आपको मैंने बताया था अभी एक टॉपिक अभी फिर स्टार्टिंग में डील किया था कि व्हाट स्टेप्स वे टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू ब्रिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी को लाने के लिए उन लोगों ने क्या किया था। तो देखो नीचे यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, नीचे यहाँ पे आपने क्या देखा कि पहले के टाइम में जो अलग अलग पॉइंट थे, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि मेजरमेंट क्या किया गया। तो यहाँ पे ला पार्टी मतलब फादरलैंड दिया गया है, नीचे ले सिटीजन मतलब सिटीजन्स दिया गया है। इसके बाद आपने क्या देखा कि यूनाइटेड किस तरीके से इक्वल राइट की बात उन लोगों ने की। यहाँ पे न्यू फ्रेंच फ्लैग की बात की, देखो यहाँ पे आप लोग रीड करिएगा, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग जो कि रॉयल फ्लैग था उसको हटा के यहाँ पे ट्राई कलर तैयार कर लिया गया। यहाँ पे ट्राई कलर है सर, न्यू, हाँ वो ट्राई कलर हो गया। इसके बाद आपने देखा कि नेशनल असेंबली ने जनरल मतलब कि स्टेट जनरल को इलेक्ट किया, पावर को सेंट्रलाइज, यहाँ पे देखो ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मिलाया गया। इसके बाद यहाँ पे इक्वल में यहाँ पे देख लो यूनिफॉर्म सिस्टम, वेटिंग और मेजरमेंट सिस्टम, इक्वल चीजों को अपनाया गया। और लास्ट में नीचे कि फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है। तो ये सब टॉपिक इसको हम लोग लिखते भी चले जा रहे हैं, ये सब इसका ये सेकंड टॉपिक में था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में चले हम लोग। अब अगले टॉपिक में अगर जाइएगा तो ये सब आपके रशियन एम्पायर का ये फारा का फारा मैप दिखा रहा है कहाँ पे किस तरीके से टूटा हुआ पॉइंट था। ऑटोमन एम्पायर पेंटिंग डिस्कस करनी है, पेंटिंग डिस्कस करनी है क्या ये? हेलो हाँ सर, ये पेंटिंग डिस्कस करनी है क्या? पेंटिंग हो गया है पर डिस्कस, ये हो गया ना। इसके बाद नीचे जाना है। अब ये नेपोलियन का था सर, एक सेकंड, अच्छा नीचे और जाइए और पर नीचे आइए, हाँ एक सेकंड। अब देखो इसमें क्या दिखाया गया कि यहाँ पे नेपोलियन के पॉइंट के दिखाया गया होगा, ठीक है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखो कर रहा है कि पहले जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश जो थे वो टुकड़े टुकड़े में बटे थे, सबका अपना अपना लैंग्वेज था, सब डिफरेंट डिफरेंट। तो कहने का मतलब पूरी तरीके से चाहे वो हैब्सबुर्ग एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, ये सब हंगरी उंगरी अलग अलग कंट्रीज थे, स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, कहीं जर्मन बोला जा रहा है, कहीं फ्रेंच बोला जा रहा है। तो फिर यहाँ पे इस जगह पे यूनिफिकेशन कैसे आया, इस देश इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हम लोग चलेंगे। सर एक मिनट, यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन है वो लिखवा दीजिए, यहीं पे ये स्पेस जो खाली है बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें अपना, जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। इस टॉपिक से आता है कि यहाँ पे एक नीचे थोड़ा और करिए ना, हाँ, हल्का नीचे जाइए हल्का, यहाँ पे हाँ ऊपर ले जाइए, फिर ऊपर ले जाइए, वहीं पे देखो यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आपको उठेगा। पहला लिख लो कि पहला क्वेश्चन इसका लिख सकते हो क्या, कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एरिस्टोक्रेट्स, और दूसरा डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, एरिस्टोक्रेट्स एंड मिडिल क्लास फैमिली। ऊपर का पॉइंट में देखिए अलग अलग डिवीजन जो था, फिर उसके बाद ये मिडिल क्लास का निर्माण कैसे हुआ, इस टॉपिक में ये है। तो दो क्वेश्चन आपका है, पहला राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन क्या चीज, एरिस्टोक्रेट, और दूसरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। ये दो क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से उठ जाएंगे। तो इसको मैंने बता दिया था, एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि एरिस्टोक्रेट्स वेयर whom, एरिस्टोक्रेट्स वेयर रिच पीपल, दे वेयर डोमिनेंस क्लास पीपल, दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज, दे वेयर यूनाइटेड बाय मैरिज टाई अप। ये सब टॉपिक बताया गया था ना आप लोग को एरिस्टोक्रेट्स पे। हेलो यस सर, बताया और दूसरा मैंने ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास में बोला था आपको, ओके। अब मिडिल क्लास से ग्रोथ में मैंने बोला था कि इन अर्ली 18th century when the process of industrialization took place in England, then the people from क्या थर्ड स्टेट, मतलब वो जो उधर के तरफ जो पीजेंट लोग थे, those people whom were engaged in क्या चीज इंडस्ट्री एज ए वर्कर्स were called क्या चीज मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास में आपके टीचर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सारे के सारे लोग मौजूद थे।
और लेटरली दीज मिडिल क्लास पीपल वी आर कॉल्ड लिबरल नेशनलिस्ट हु फॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ क्या दिस कंजर्वेटिव। ये तो बताया क्या था ना, यहाँ पे देखो ये पॉइंट दिया है, ये लोग एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, तो सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल लोग थे। नीचे इसमें देखो दिया हुआ है कि ये लोग यूनाइटेड थे एक कॉमन लेवल पे। तो इनका क्या था कि ये स्टेट माने इन लोगों के अंडर में बहुत सारे स्टेट या फिर जो जैसे हमारे देश में जमींदार लोग थे, जमींदार लोग लैंडलॉर्ड थे, उस तरीके से ये लोग एरिस्टोक्रेट्स थे। ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब प्लस इनका फैमिली जो था वो टाई अप, देखो यहाँ पे टाई ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज टाई ऑफ के साथ जुड़ा हुआ था। ये सब टॉपिक हम लोगों ने देखा कि नंबर में कम थे लेकिन इनमें दम था, ये सब पॉइंट हम लोगों ने देखा था। तो इसमें दो क्वेश्चन तुम्हारा उठ रहा है, पहला है एरिस्टोक्रेट्स और दूसरा है ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। पर एक स्टेप नीचे, एक मिनट सर। ये स्क्रीन पे जो भी मार्किंग कर रहे हो प्लीज मत करो मार्किंग, नहीं तो मैं क्लास बंद करवा दूंगा, तो लोग फिर बाद में बोलना नहीं क्लास में ठीक से नहीं हो रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ देखो क्या दिया है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। मैंने ये भी आपको टॉपिक बता दिया था, देखो यहाँ पे कि लिबरल नेशनलिज्म तीन लोगों के बारे में डिस्क्राइब करना था। पहला मैंने बोला था पैसिव सिटीजन, दूसरा बिजनेस क्लास पीपल और तीसरा मैंने बोला था ट्रेडर्स। तो पैसिव में क्या बोला था मैंने कि एज वी नो दैट ड्यूरिंग 17th-18th century the society was divided into two parts, मतलब third state was divided into two parts, active and passive, in which active did have all voting and political rights, लेकिन पैसिव के पास ये सब चीजें नहीं थी। तो क्लियर था कि पैसिव का डिमांड क्या था, पैसिव का डिमांड था कि भैया हमको वोटिंग राइट दीजिए, पॉलिटिकल राइट दीजिए। बिजनेस क्लास मैंने बोला था आपको, एक पॉइंट बताया था क्या चीज कि बिजनेस क्लास में आपने देखा था, यहाँ पे देखो सफ्रेज की बात कर रहा मतलब द राइट टू वोट, कि इनको वोटिंग राइट इनको चाहिए था, ठीक है। तो सेकंड मैंने बिजनेस क्लास की बात की थी, तो आपने देखा था कि मेजरमेंट सिस्टम, वेटिंग सिस्टम वाज नॉट इक्वल, प्लस दे बिजनेसमैन हैड टू पे क्या मोर एंड मोर इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस। तो उन लोग का डिमांड क्या था कि भैया वोट ये मेजरमेंट सिस्टम और वेटिंग सिस्टम को इक्वल करिए, अब प्लस जो टैक्स ले रहे हो हैवी टैक्स, इंटरनल ड्यूटी टैक्स, उसको आप पूरी तरह रिमूव करिए। तो ये सेकंड पॉइंट था आपका। और एक थर्ड इसमें पॉइंट आपने देखा था, देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो था वो आपने देखा था क्या, कि ट्रेडर का जो डिमांड था कि ट्रेड यूनियन जो है उसको इंडिपेंडेंट करने की बात की गई थी। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे पॉइंट दिया है कि इन द इकोनॉमिक स्फीयर, इकोनॉमिक में लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट। में ट्रेड यूनियन की बात कर, ट्रेड यूनियन को इंडिपेंडेंट करने की बात की गई थी। तो ये है तुम्हारा ये व्हाट लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो इसका तीन आंसर आपको मैंने फिर से तीन पॉइंट, पहला पैसिव को डिस्क्राइब करोगे, बिजनेस क्लास को डिस्क्राइब करोगे और तुम्हारा ट्रेडर को डिस्क्राइब करोगे, और इस तरीके से तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। डन। यहाँ पे क्वेश्चन सर क्या हुआ, एक बार वापस से बोल दीजिए बच्चों को क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्वेश्चन ही है सर कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन आपका है। और इस क्वेश्चन के तीन आंसर आप दोगे, तीन तरीके से इसको डिफाइन करोगे कि द लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो पहला रीजन क्या दोगे, फर्स्ट पैसिव, डिमांड ऑफ पैसिव, कि पैसिव का डिमांड क्यों था, क्या था। तो अभी मैंने बताया। सेकंड बिजनेस क्लास और थर्ड तुम्हारा ट्रेडर्स। हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ये पॉइंट समझो। अभी ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, ध्यान देना इसको, अभी हम लोगों ने डिस्कस। देखो यहाँ पे कि 1815 में जब नेपोलियन की हार हो गई, उसके बाद यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी उस जगह पे कंजर्वेटिव को करा जाए। कंजर्वेटिव करा मतलब लुइस 18, मैंने बताया ना ये लुइस 18 कि लुइस 18 करा जाए। तो लुइस 18 कौन पता, कंजर्वेटिव सोच का बंदा था, जो कि पीछे के जो परंपराएं थी उसको सेटअप करके। देखो यहाँ पे एक डिफिनेशन भी दे दिया है कंजर्वेटिज्म का, एक ऐसी फिलोसफी जिसमें लोग पहले के ट्रेडिशन जो सिस्टम थे उसको वो लोग रिजर्व करके रखना चाहते थे, उसमें कोई ज्यादा जल्दी बदलाव के चक्कर में वो लोग नहीं थे। तो इसमें कंजर्वेटिव में देखो यहाँ पे दिया है कि आपने क्या यहाँ पे देखा कि अलग अलग तरह के जो सिस्टम थे, जैसा मैं आपको कहा फ्यूडल सिस्टम, नेपोलियन ने जो जो चीजें बदलाव किया था, जो चर्च में या फिर जहां भी बदलाव किया था। यहाँ पे 1815 में आपने देखा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ये सब लोग आते हैं और नेपोलियन को यहाँ पे हरा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो वियना, ट्रीटी ऑफ वियना जो होता है, इसमें कैसे यूरोप को सेटलमेंट किया जाता है। तो कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। यहाँ पे देखो ड्यूक मेटरनिच जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसने इस मीटिंग को लीड किया था, ठीक है। उसके बाद नीचे देखोगे आप, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। तो कांग्रेस हो गया, तो यहाँ पे देखिए वही तो था। ओके, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो ट्रीटी ऑफ वियना जो हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना जो हुआ, इसमें आपने क्या देखा कि कुछ बदलाव किए गए। बदलाव क्या क्या किए गए, तो यहाँ पे बॉर्बन डायनेस्टी को जो कि 1774 में हटाया गया था, उस 70 फिर से यहाँ पे उसको अप्लाई कर दिया गया। क्लास छोड़ दीजिए, इन लोग को क्लास करवाने से मतलब फायदा नहीं है, ये अपने से पढ़ेंगे
और कोई भी बच्चा कंप्लेन करता है तो मैं बाद में बात करता हूँ। इसको आप लोग वर्क कीजिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा स्क्रीन पे जिसने भी ये कर रहे हो ना तुम लोग, मैं यहाँ पे बंद करवा रहा हूँ क्लास। तुम लोग को 3 बार 4 बार मैंने बोल दिया है, जो भी कर रहा है ये सही नहीं कर रहा है। तुम लोग के हेल्प के लिए मैं बुक खुलवाया हूँ और तुम लोग बैठ के यहाँ पे तमाशा कर रहे हो। करना है कि नहीं कंटिन्यू, ये बोल दो बस। कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है? करना है सर। काइंडली उसको कोऑपरेट करो तुम लोग, ये सब बदतमीजी मत करो। कंटिन्यू करना है। ये बदतमीजी मत करो स्क्रीन पे दिखने वाली। कंटिन्यू कीजिए सर। ओके तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट बॉर्बन डायनेस्टी, अभी जो मैंने बताया आपके कि क्या चीज की लुइस 18 जो कि बॉर्बन डायनेस्टी का किंग था उसको फिर से रीस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। और इसके बाद आपने क्या था कि जितने भी जो बाउंड्रियां थी, जैसे में फ्रांस को ये ब्रेक किया गया क्या के लिए, तो देखा यहाँ पे दिया है कि फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, कि फ्रांस का फिर से भविष्य में कभी एक्सपेंशन ना हो सके। इसके बाद नीदरलैंड का जो एरिया था उसको बेल्जियम ने ले लिया। इसके बाद नॉर्थ में जो जिनोवा उनोवा जो था, पिडमोंट जो था, उसको पर्शिया ने अपने ले लिया। मैंने सब ब्रेक करके जिसके सामने जो एरिया है उसको अपने अपने कंट्रोल में हम लोगों ने कर लिया। दूसरा यहाँ पे देखो दिया है, दूसरा दिया है कि प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। ओके देखो यहाँ पे मैंने बताया कि जब अभी मैंने बताया ना कि 4 कंट्रीज मतलब ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन, रशिया ब्लॉक फ्रांस इनटू डिफरेंट पार्ट, उन लोगों ने फ्रांस को छोटे छोटे भागों में ब्रेक कर दिया। तो जिसके सामने जो एरिया है उस एरिया को उन लोगों ने अपने पास कैप्चर में कर लिया। जैसे देखो यहाँ पे नीदरलैंड का एरिया किसके साइड में आ गया, बेल्जियम के, तो बेल्जियम ने उसको कैच कर लिया, उसको रख लिया, कैप्चर कर लिया। जिनोवा है या फिर पिडमेंट, सर्डेनिया, पिडमेंट जो जगह था इसको साउथ में ये पर्शिया ने इसको कैच कर लिया। इधर आप देख रहे हो कि ऑस्ट्रिया ने क्या किया, वेस्टर्न साइड का जो एरिया था उसको ऑस्ट्रिया ने ले लिया, ऑस्ट्रिया ने प्लस नॉर्दर्न इटली को भी लिया। यहाँ पे दूसरी तरफ जाइएगा तो जर्मन मतलब नेपोलियन ने 39 अलग अलग स्टेट को तैयार किया था, ठीक है, उसको टच नहीं किया गया, उसको छोड़ दिया, बोला चलो भाई रहने दीजिए जैसा है। इसके बाद आप देखोगे रशिया ने और क्या लिया, तो रशिया ने भी कुछ एरिया को कैप्चर कर, जैसे पोलैंड ले लिया, प्लस पर्शिया को दिया गया, सैक्सोनी एक जगह था उसको पर्शिया को दे दिया गया। तो ये सब अलग अलग जगह थे। मैंने जो बोला कि फ्रांस को ब्रेक करके उन लोगों ने जो एरिया जिसके सामने उसको अपने कब्जे में कर लिया गया, ठीक है। और उसके बाद आगे का पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखो, अगला टॉपिक है कंजर्वेटिव रिजाइम सेट इन 1815। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे या कि 1815 में हम लोग कौन कौन से कंजर्वेटिव रूल्स अप्लाई किए गए, यहाँ से आप लोगों को कल पढ़ना है कंजर्वेटिव रिजाइम इसके बारे में, ठीक है। तो ऊपर का जो टॉपिक, तो देखो जितना हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो एक बार आप लोग बुक जब घर पे जाओगे, सर्च करोगे, चेकआउट करोगे, तो एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप टच नहीं कर रहे हो। हम लोग, मैं देख रहा हूँ ना कि 1814 में हार हुई, फिर 1815 में हम लोग इंटर किए, फिर 1815 के बाद आगे हम लोग इसमें जिस भी मैच में को एंट्री कराएंगे, फिर एक एक स्टेप हम लोग जा रहे हैं। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको छूट रहा है। मैंने बताया ना कि लास्ट में हम लोग जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे, सारे सब्जेक्टिव करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट सारे के सारे क्वेश्चन डील करेंगे। और उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी बुक को टच करो, किसी सैंपल पेपर को टच करो, किसी एक्स्ट्रा बुक को टच करो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो क्वेश्चन आप टच नहीं करेंगे और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। सारे के सारे क्वेश्चन इजी तरीके से आप लोग टच करोगे और इजी तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। तो एक बार आपको घर पे रिवीजन भी करना होगा, आप अपने एनसीईआरटी बुक को एक बार रिवीजन भी कर लोगे, ठीक है। तो चलो और कुछ पूछना